ये इसका मेन फॉर्मूला बायट सावर्ट लॉ, dB, that is magnetic field at a point around a current carrying conductor, equals to mu naught by 4 pi, which is the constant permeability of free space. इसकी वैल्यू है म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर टाइम्स IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म, ये फॉर्मूला का, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था, वीडियो में भी है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट। इसके बाद इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया था। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट एट अ पॉइंट अराउंड इट। ठीक है, मतलब हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी थी उसमें, एक तो वो पॉइंट जो कंडक्टर के अराउंड है, और करंट की डायरेक्शन कंडक्टर के अंदर। सो वो जो पाम रूल था, वी वर क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल था, राइट हैंड पाम रूल। सो थंब किसकी डायरेक्शन में था, पाम रूल करंट की डायरेक्शन में। सो राइट हैंड पाम रूल नया रूल है, अभी तक पढ़ाया नहीं है, ये एक नया रूल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर यूज़ करता है। इसमें तुम्हें ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड ऐसे राइट हैंड का पाम रखना है, but you have to make sure that your fingers should point towards the point at which you are finding the direction of magnetic field, and thumb should point in the direction of current along the conductor. So if you, in this figure, if your point is here, let's say I keep my fingers pointing towards the point and my thumb is pointing towards the current. Now, in which direction I can push my palm? Outward or inward? Inward. That means the magnetic field at this point is inward. थोड़ा सा अजीब है. In which direction I can push my palm? In the palm is this. This is not the palm. This is back of the hand. This is palm. In which direction I can push my palm? Inward. That's why the direction of magnetic field is inward. If this is the point, then I have to use my right hand only. I cannot use my left hand. I have to use my right hand, but I have to make sure that fingers are pointing towards the point and thumb is in the direction of current, like this. Now, in which direction I can push my palm? Outward. So the direction of magnetic field at this point is outward. Or you can use right hand thumb rule. Like you hold the current carrying conductor such that the thumb points in the direction of current, then the fingers in which the wire is encircled, the direction in which the fingers encircle the wire is the direction of magnetic field at a given point. At any point on the right side, the direction of magnetic field is inward, and any point on the left side of the wire, the magnetic field is outward. You can use that or this. इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ हमारा उस दिन, और हमने एंड में समझ लिया। दूसरी एक चीज़ हमको बताई थी कि परपेंडिकुलर वाला, उसमें भी बहुत डिस्कशन हुआ, इफ़ यू रिमेंबर। जैसे हमने यहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ ये रहा परपेंडिकुलर, यू सी। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर एक अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, उस परपेंडिकुलर के ऊपर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो, राइट, किसी भी पॉइंट पे ऑन दिस लाइन। और हमने ये भी देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका हमने एक डेरिवेशन निकाला था थ्रू दिस। ये हमारा बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म है।
इसी को हम लोग यूज करके एट पॉइंट P, देखो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो P पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, राइट, यू कैन, अंदर की तरफ होगा, यू कैन पुश योर पाम इनसाइड, सो अंदर की तरफ है, डायरेक्शन सही है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ वैल्यूज वो लोग ने ली है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर को D लिया है, देन द करंट एलिमेंट ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड उसको लिया है I dy, यू सी दैट स्मॉल ऑरेंज सेक्शन ऑफ द कंडक्टर I dy, उसकी वजह से पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें ढूंढना है। अच्छा, I dy का डिस्टेंस O से, O क्या है, द पॉइंट विच इज एग्जैक्टली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, O से, O को ओरिजिन मान सकते हैं, O से I dy का डिस्टेंस Y लिया है, और R क्या है, पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं उसको हम लोग, पॉइंट P से करंट एलिमेंट तक का वेक्टर, वेक्टोरियल मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अच्छा, एंगल O कितना होगा इसमें, 90, और वो वाला एंगल थीटा लिया है, तो देखा एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस 90, ठीक है। अब ये सारी चीजें यूज होगी इस फॉर्मूला में, क्योंकि हम लोग जब क्रॉस करेंगे प्रोडक्ट तो साइन थीटा भी आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करते करते आगे हमने डेरिवेशन से, अच्छा इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दी, थीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसको कॉस थीटा बना दिया, सब कुछ ठीक है यहाँ तक, ठीक है, बट वी डू नॉट वांट डी बी, वी वांट बी, वी वांट द टोटल magnetic field at point P due to the whole wire, but we start with the small element, then integrate, then find the total field. So total field was found as this, was the first step in the integration where mu naught I by 4 pi को बाहर निकाल लिया। If you see हमारा जो इंटीग्रांड है, that is इंटीग्रेशन के अंदर वाली टर्म, it is in terms of theta, theta is the variable, that means if you integrate it, your limits should also be in terms of theta, that is angle, angular limits होनी चाहिए, तो angular limits में बीटा और माइनस अल्फा लिखा है, that is not strange because if you see this figure, इससे पहले वाली फिगर थी शायद, हाँ, you see those angles, the angle that point makes with the top and the bottom of the wire are beta and alpha, beta is above origin so it is taken plus beta, the orientation of alpha is negative so it is taken minus alpha, so minus alpha से बीटा तक हमने उसको इंटीग्रेट किया, एंड उसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा और एक चीज हमने किया यहाँ पे, डी वाई को रिप्लेस किया है, that is the use of differentiation, you see because we don't have what is dy, we don't have anything to do with dy in the whole equation, so we have to find dy and replace it in terms of theta, हमें dy को थीटा के टर्म्स में लाना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इसमें, सो हमने क्या लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, ये तुम्हें इस फिगर से पता चलेगा, tan of theta is equal to y by d, you agree with that, opposite upon adjacent tan, ठीक है, अगर tan थीटा y बाई डी होता है, सो dy होता है, अच्छा y होता है d tan थीटा, और dy क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy की वैल्यू मिल जाएगी d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अब dy की जगह हम लोग ये चीज रख सकते हैं, अच्छा r को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला था ना इसमें r भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, सो इफ यू सी व्हाट इज r इज दैट हाइपोटेन्यूस ओवर देयर, उसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये लोग ने r की वैल्यू लिखी है d sec थीटा, नाउ सी इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ cos r adjacent upon hypotenuse, right, we know adjacent, we know hypotenuse, but why they've written in terms of sec, reciprocal of cos, because dy is also in terms of sec, that's why r is also in terms of sec, will be convenient, so यहाँ पे d sec theta कट हो जाएगा simply, और what we get
फाइनली इज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट किया, वी गेट साइन थीटा इन द लिमिट्स b2 minus alpha, and this is your final formula. In fact, this is your final formula, but this is in specific case. वो जो हमने वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म देखा था ना, वो जनरल था, बायोट-सावर्ट लॉ का जनरल एक्सप्रेशन. दिस इज स्पेसिफिक केस इन केस ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का ये फॉर्मूला है. फिर इसमें भी हमने स्पेसिफिक केस देखे थे, यू रिमेम्बर, उसमें भी कंफ्यूजन हुआ था हमको कि ये अल्फा और हाँ डी टेंडिंग टू जीरो. मैं वो भी बता देता हूँ. हाँ यस. तो ये इसका, दिस इज द टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एट अ पॉइंट, दैट कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. जस्ट इमेजिन अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो अल्फा और बीटा पे क्या इफेक्ट होगा. तुम देख रहे हो अल्फा और बीटा इज द एंगल मेड विद दिस ऑरेंज लाइन ओपी. अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, बस हम लोग अगर जूम आउट करके देखेंगे तो ये लाइन जो है दैट इज ए पी बी, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स ए पी एंड बी पी दे बोथ लुक परपेंडिकुलर टू दैट ओ पी. That means the angle alpha and beta both look like 90 degree. So you can take them as 90 degree in a case where the wire is of infinite length. So alpha beta अगर 90 लेते हैं इस केस में, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या मिलता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. सिंपल. साइन 90 दोनों 1 हो जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा की जगह. अच्छा, सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाला भी हमने केस देखा था. सेमी इनफाइनाइट लेंथ में क्या है कि जो पॉइंट है जिसपे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है वो वायर के एक एंड के बिल्कुल सामने है. ये वायर है पूरा, ओ से लेके यहां तक, उसके एक एंड, वायर के एक एंड के सामने तुम्हारा पॉइंट है. अब उससे इसको ज्वाइन करो लाइन, वो एंगल अल्फा कितना हो गया, 90. लेकिन दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 0. मतलब अल्फा और बीटा दो एंगल थे ना, अभी एक ही एंगल रह जाएगा. तो इसको सेमी इनफाइनाइट लेंथ बोलते हैं. और इस केस में हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा हमको, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी. पहले क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हाफ हो जाएगा इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम सेमी इनफाइनाइट. उसके बाद था magnetic field intensity due to a current carrying straight conductor on its perpendicular bisector. तो यहां पे हमने एक रिलेशन ड्रॉ किया था, दैट इज टू फाइंड द लेंथ AP इन टर्म्स ऑफ D एंड L. L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड AO and OB are equal to L by 2 because OP is the perpendicular bisector of this conductor and point P lies on the perpendicular bisector. अब इस point P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमें क्या करना है कि जो AP था, AP जो है उसको हमें D और L के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन डू इट. अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L बाई 2 द होल स्क्वायर. फिर हमने साइन अल्फा और साइन बीटा को ढूंढा. साइन अल्फा एंड साइन बीटा इन दिस केस विल बी हाउ मच, they will be same. You know why they will be same? Because these two triangles are congruent triangles. वो दोनों 90 एंगल है, L/2 इक्वल है, बीच की साइड कॉमन है, तो AP और BP भी इक्वल होंगे. अगर AP BP इक्वल है तो CP/CT/C से अल्फा और बीटा भी इक्वल होंगे. अल्फा बीटा इक्वल है तो साइन अल्फा साइन बीटा भी इक्वल हो गए. साइन अल्फा या साइन बीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. मतलब AO बाय AP. AO पता है, AP हमने जस्ट ढूंढ लिया, तो AO बाय AP से मिल जाएगा ना साइन अल्फा साइन बीटा. इसको सिंप्लीफाई करके L अपॉन अंडर रूट ऑफ 4D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिला हमें, 4D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ये है साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू. इसको हमने फॉर्मूला में डाला और सिंप्लीफाई किया. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट यही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस का फॉर्मूला, बायट-सावर्ट लॉ का. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, CP/CT भी बोलते हैं.
ठीक है, ये तुमने लिखा था कल, मतलब उस दिन। हाँ, ये वाला था एक, इसमें भी हमको काफी तकलीफ हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। हैव आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग? यस, आई फॉरगॉट। गुड। हाँ, किया है, इसका पूरा पूरा वीडियो है। हाँ हाँ, मुझे याद आया बाद में, मैंने किया है। So this is kind of a revision which we are doing, and without that, that remaining part we will have trouble. इसके लिए रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। आज सिर्फ इतना ही कर रहा है, बायोट सावर्ट खत्म कर देंगे आज, फिर वो एम्पियर वाला रहेगा, वो डे आफ्टर टुमारो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें ढूंढना है। तो पहला मिस्टेक जो हमने किया था, फिगर दिखाता हूं, ये फिगर में हमने सबसे पहले जो मिस्टेक किया था, ये सोचा था कि मैग्नेटिक फील्ड कट हो जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन उठा था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कट होता है, और फिर हमने कंफर्म किया था होता है मैग्नेटिक फील्ड कट, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं, कोई भी मैग्नेट के अराउंड न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करके वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, मैंने तो बुक में न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा है, ये तुम लोग को नहीं था, ये आईसीएससी को था क्लास 9th में। न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने का उनको एक मेथड दिखाया था। तो कोई भी मैग्नेट के अराउंड न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तुम सीबीएसई में हो ना? यू आर फ्रॉम आईसीएससी, मैग्नेटिज्म क्लास 9th। You don't remember, but I remember very well. So न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे तुम अगर कंपास रखोगे तो इट्स नीडल विल बिकम फ्री। फ्री मतलब नीडल फ्री हो सकता है क्या कभी? नहीं, नॉट कैलकुलेटिंग, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग is there with figure in the book. I have the book, I'll show you. So if you put the compass there, the needle of the compass becomes free. Free मतलब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई भी वो नीडल को फोर्स नहीं कर रहा है किसी डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए। Yeah, it can move anywhere, it can come to rest in any direction. That means there is no force acting on it, that means there is no magnetic field. That means magnetic field can cut each other. And what we thought that day कि यहाँ पे ये जो नीचे करंट जा रहा है और ऊपर करंट जा रहा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो सेंटर होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एक दूसरे को कट कर देंगे तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हमने स्क्रॉल करके नीचे देखा तो जीरो तो कहीं आ ही नहीं रहा है। फिर हमने वो राइट हैंड थंब रूल या फिर पाम रूल को अप्लाई करके देखा कि ऐसा नहीं है। सो अगर हम लोग पाम रूल यहां पे अप्लाई करते हैं, मैंने क्या बोला था, फिंगर थंब को वो पॉइंट की तरफ रखो, फिंगर को मैग्नेटिक डायरेक्शन में, तो फिंगर वही था ना, आई एम सॉरी, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट, तो राइट हैंड को यूज किया, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखा और फिंगर को ऊपर की तरफ पॉइंट किया, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कुलर सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल के सेंटर की तरफ पॉइंट किया फिंगर्स को, एंड माय हैंड सॉरी माय पाम इज पुशिंग, कैन बी पुश्ड आउटवर्ड। दैट मीन्स ओ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ड्यू टू पी क्यू, ड्यू टू पी क्यू, है ना? व्हाट अबाउट ड्यू टू एस आर? आउटवर्ड। ड्यू टू पी क्यू भी आउटवर्ड है, ड्यू टू एस आर भी आउटवर्ड। If you want to apply right hand thumb rule, outward, outward, मतलब PQ और SR की वजह से जो O पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, कट नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा। एंड द सेम केस यू कैन चेक विथ PS एंड RQ, मतलब ये चारों सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा O पे। बट ऐड डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, वो चारों सेगमेंट की जो
इनका जो डिस्टेंस है ओ से उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली बायट सावर्ट लॉ का यूज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज इजी हो गई है कि जो पॉइंट ओ है ना, दैट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, एस आर, पी एस एंड क्यू आर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट है, उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करके रखा है। सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला हियर, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ दैट फॉर्मूला। If you want to see that formula again, this is the formula. ठीक है। अच्छा, if you note, ये वाला जो पार्ट है इसको ही हम यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, वी विल नॉट यूज दिस पार्ट बिकॉज यहां पे इन दोनों को ऐड करके जो 2 आया है उसको बाहर लेके ये 4 को 2 बना दिया है। ठीक है, सो दैट कैन बी डन on the later stages, but in our case, since the coil has different length and breadth, we will use this second last step, simplify, sorry, put the value, simplify and get the final answer accordingly, जो हमने last time किया था। But then again, since Biot-Savart law is not so straightforward, that first time was very confusing. Now it is like opening कि हाँ सब ये सही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, so ये जो फॉर्मूला है उसका फिगर कुछ ऐसा ही था, है कि नहीं? कैन यू टेल मी व्हाट वाज दिस? एंड व्हाट वाज दिस? यही था ना? अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4, दैट इज 4d² प्लस एल स्क्वायर द होल अपॉन 4। अगर 4, हाँ एलसीएम लिया तो, एलसीएम लिया ना मैंने, 4d² प्लस एल स्क्वायर द होल अपॉन 4, और वो 4 को मैं बाहर भी तो निकाल सकता हूं। तो 1/2 4d² प्लस एल स्क्वायर है ना, 1/2 4d² प्लस एल स्क्वायर। तो नहीं 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 नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं पता है? मैं वो रेक्टेंगल वाले का जनरलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इन रेक्टेंगल थिंग आई नो लेंथ एंड ब्रेथ, हियर आई नो समथिंग एल्स। नाउ इफ यू just imagine, if you complete this rectangle here like this, I'm sorry for the mess, but now you see the whole bigger picture. ये अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ है तो हमें ये जो हाफ ऑफ द डायगोनल का डिस्टेंस है वो यहां पे लेना है, बेसिकली सिंप्लीफाइड। तो यही मैं चाह रहा हूं कि ये हम लोग कर ले। या सो वी हैव 4d² प्लस एल स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वी जस्ट हैव एल, एल इज द लेंथ ऑफ टोटल वायर कंडक्टर। सो आई थिंक दैट, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। हाँ, आई थिंक that mu naught I by 4 pi d. What was d? तो हमारे केस में d क्या होगा? तो ये d को बाहर लिखना फिर गलत है, ये d अंदर आएगा और वो दोनों वो अलग होगा। तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू राइट d। ठीक है, मैं मेरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सेम फॉर्मूला को लेके रेक्टेंगल के केस का। ठीक है, सो लेट्स सी, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो ठीक है बाहर आएगा। एल की जगह पे क्या आएगा? एक में एल आएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अपॉन क्या आएगा? अच्छा, ये रूट के बाहर और एक क्वांटिटी आएगी,
ये जो डी था ना अपना, नहीं नहीं नहीं, रीड नहीं, 4 पाई तो बाहर चला गया ना, तो 1/2 तो बाहर हमने निकाल दिया है दोनों में से, ठीक है। सो नहीं, b/2 नहीं, l/2। ऊपर l है ना, तो नीचे l/2 आएगा। लेंथ, हाँ करेक्ट। अगर ये लेंथ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हाफ लेना है, मतलब b का हाफ लेना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ b/2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ b/2 नहीं, वो तो एलसीएम ले लिया हमने पूरा। करेक्ट, उनके केस में वो d था, हमारे केस में b/2 है। सो 4b², तो 4b²/4, दैट इज b² प्लस l²। एग्री? होगा कुछ ना कुछ गलत होगा तो देख लेंगे हम लोग। प्लस b/, स्मॉल b, l/2 अंडर रूट ऑफ b² प्लस l², वही होगा, क्योंकि 4l²/4 होगा तो l² बन जाएगा, प्लस b², सो b² प्लस l²। पूरा इंटू, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली ये पूरा मतलब एक कंडक्टर लेफ्ट में है तो राइट में भी एक कंडक्टर है, ऊपर है तो नीचे भी एक कंडक्टर है। तो मतलब ये पूरे के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज, ये जो 1/2 है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा और वो भी तो बाहर आ जाएगा। अगर वो बाहर आ जाएगा तो इसके साथ कट जाएगा, सो μ0I/, सिर्फ पाई बचेगा। यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है नीचे 2 पाई है शायद, या 4 पाई। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं उनका कैसे उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, सो दैट विल बी वेरी वेरी क्लियर कि क्या कर रहे हैं हम लोग। देख लो, अब मुझे बताओ, ये 2 तो मल्टीप्लाई किया है, वो हमने लॉजिक पहले ही समझ लिया क्योंकि एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बाहर क्या लिख रहा हूं देखो, 2 μ0 बाय 2 पाई, दोनों में से बाहर आएगा। और ये जो 4 दिख रहा है, 4, नहीं वो नहीं आएगा बाहर, वो वो नहीं आएगा क्योंकि ये एडिशन है दोनों में, कॉमन नहीं निकाल सकते वैसे, ठीक है। सो क्या बाहर आएगा, कौन सा? हाँ वो कट हो जाएगा, वो सीधा कट हो जाएगा और वो l² प्लस b² ही बचने वाला है, जो हमने पहले ही आई थिंक डिस्कस किया था। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, ओ यस, तो सिर्फ यहाँ पे 2 नहीं आएगा बाहर, सो ये 2 भी कट होगा, ये 2 भी कट होगा, और सिर्फ बाहर क्या बचेगा, पाई। हमको क्या मिल रहा था, सेम आया था ना, हाँ पाई आया ना बाहर। अब आई, μ0I, तो क्या बचेगा अंदर, l/b अंडर रूट प्लस b/l अंडर रूट। इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या लिखा था ऊपर, कौन सा वाला? नहीं नहीं, वो हमने सोचा था उसके बारे में कि 2 ऊपर जाके बाहर आएगा, वो 2 के साथ कट जाएगा, वही सोचा था हमने। वी थॉट दैट ऑलरेडी, यही आया ना अपने को भी, मतलब हम लोग सही थे। वी वर कंपेयरिंग इट विथ द फाइनल थिंग। अभी इसको वो लोग ने आगे सॉल्व किया है, आगे सॉल्व करने से
एलसीएम लेने से, सब कुछ बाहर निकालने से ये मिलता है, विच यू कैन ऑल्सो गेट, नॉट अ बिग डील, है ना। 2 म्यू नॉट I/π_B_L √B² + L². This is the magnitude of total magnetic field at the center of a rectangular current carrying coil. Direction: if the direction of current flowing in the coil is in anti-clockwise direction, then the direction of magnetic field will be outward, otherwise inward. Clear? यहां से हमें शुरू करना है, यहां तक हमने किया था लास्ट क्लास में, यहां से हमें शुरू करना है, ठीक है। स्टार्टेड है, सब रिकॉर्ड हुआ है। वो आएगा, वो क्यों आएगा पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तुम्हें दिख रहा है, ये मैंने तुम्हें बोला था कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एल बी, मतलब यहाँ पे ऊपर एक एल मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऊपर एक बी मल्टीप्लाई होगा, तो ये L² + B² हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे है √L² + B²। वो जब कट होएगा ना, तो आई थिंक विल बी लेफ्ट विथ वन अ नंबर समथिंग लाइक दैट। ऊपर क्या था, 2 था। अच्छा, तू अपनी बात कर रही है, अपने फॉर्मूला की। यू नीड टू ट्राई दैट, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आगे ट्राई करना पड़ेगा कि एलसीएम लेने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद यू गेट अ 2 और नॉट, या तो कुछ हमने मिस किया है डेफिनेटली। देखो हमने ट्वाइस तो ले लिया था पहले ही, ठीक है। 4π जो एज इट इज था वो एज इट इज लिखा था हमने। अच्छा, ये ट्वाइस को इसके साथ करके नीचे 2 आया था, और ये 2 मैंने एज इट इज छोड़ा था। मैंने बोला था इसके नेक्स्ट स्टेप में 2 ऊपर जाके बाहर निकलेगा, इस 2 के साथ कट जाएगा। So there is no extra 2 remaining in the numerator as they have shown in their formula. That's what she is telling. But that we have to check after taking LCM क्या आता है। But anyways, यहाँ पे तो full derivation तुम्हें दिया है, so you can compare it. Just try to solve it once. I will send this PDF after I finish today's part. At home you can try to derive again. ठीक है। Magnetic field intensity at the center of current carrying coil in the form of regular hexagon. Hexagon में कितनी sides होती है? 6 sides. रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है। इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, कितना होता है मेजर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन? 120 डिग्री। उसका एक मेथड है, 2n - 1 × 90/n, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 2n - 1 × 90 द होल डिवाइडेड बाय n, वेर n विल बी 6 इन दिस केस। अगर सॉल्व करोगे तो 120 आता है। इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला, ये 120 डिग्री है। रेगुलर हेक्सागन में 120 होता है। डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं इसके, बट इसमें डायगोनल क्या होता है, डायगोनल को डिफाइन भी करना जरूरी है। डायगोनल्स आर दो स्पेसिफिक लाइंस आई एम टॉकिंग अबाउट विच जॉइन द ऑपोजिट वर्टाइसेस। एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये दोनों भी तो वर्टेक्स है, इसको भी इंटरनली हम कनेक्ट करके डायगोनल बना सकते हैं, बट मैं ये डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दीज आर नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्टाइसेस, ठीक है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, एनी रेगुलर पॉलीगॉन यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं पता है तुम्हें, क्योंकि तुमको लगेगा ये कैसे लिया लोग ने 30 डिग्री, तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये डायगोनल्स जो होते हैं रेगुलर हेक्सागन के या रेगुलर पॉलीगॉन के, वो ऑपोजिट
इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। मेरे को बताओ रेगुलर क्वाड्रिलैटरल कौन सा होता है? स्क्वायर। क्या स्क्वायर के डायगोनल्स उसके इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 45 45। तो ये रेगुलर हेक्सागन है। क्वाड्रिलैटरल में 5 6 टाइप के होते हैं क्वाड्रिलैटरल, हेक्सागन तो एक ही होता है रेगुलर। ठीक है, बाकी होंगे अलग अलग शेप्स, बट रेगुलर हेक्सागन इज ओनली रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पे ये एंगल मैंने कितना बताया था? तो ये ऑपोजिट, ये जो डायगोनल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इसको डिवाइड करेगा किसने में, कितने 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 में डिवाइड करेगा? 60 60 में। व्हाट इज दिस ओ ए? इट इज अ परपेंडिकुलर drawn from the center. What is center? Center is the line joining all the diagonals, that is line joining the opposite vertices. अगर वो सेंटर से एक किसी भी साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा? 30। इसलिए 30 लिया है। they have not explained all this, they have just written we need to determine the magnetic field intensity at the center O of the given coil. Let A be the edge of the length of hexagon, I be the current flowing through it as per the direction of current shown in the figure. Direction of current क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब करंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा? बाहर की तरफ होगा। यह हमें ऑलरेडी पता है। रेगुलर हेक्सागन हो, रेक्टेंगुलर कॉइल हो, कुछ भी हो, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, कॉइल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। You can also, you know why they are doing this hexagon and all things with you. You have already studied in class 10th current carrying loop. Loop के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है तुमने। We are moving towards a loop. That is a solenoid. That's beginning of solenoid. और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमें मैथमेटिकल उसका जो एक्सप्रेशन है वो पता होना चाहिए। बट वी कैनॉट डायरेक्टली गो टू अ सर्कल, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ये हेल्प करता है सीखने में, दैट इज बायट-सावर्ट लॉ। क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ एलिमेंट पे काम करता है, फिर तो एलिमेंट का शेप कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने स्ट्रेट से शुरू किया, रेक्टेंगल पे आए, हेक्सागन पे आए, रेगुलर। अब सर्कल पे जाना इजी होगा, बिकॉज सर्कल पे सिर्फ तुम्हें वो 2πr से मतलब है, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा व्हेन यू इंटीग्रेट, राइट। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओ पे बाहर होगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज क्लॉक फेस रूल, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज क्लॉक फेस रूल। सो इफ यू आर फेसिंग द face of the coil in which the direction is anti-clockwise, it represents which? North pole. North pole, right? North pole में I will just draw this. This is how it used to look like in class 10th, है ना? It represents anti-clockwise and north both together. What do you mean by north? No, no. What do you mean by north? हाँ, north means magnetic field lines will come out of it. Will come out of it. और हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोला अभी? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड ही बोला, मतलब ये कंफर्म हो गया क्लॉक फेस रूल से भी। ठीक है, कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही ले रहे हैं। As per the direction of current shown in the figure, magnetic field at the center is directed out of the plane of the paper. They have not said anything because they already assume that you know everything. See figure number 5.9 for marked length D. Cos 30 is equal to D by 8. Directly, without any explanation where 30 came, what, directly they have said D, if you drop a perpendicular from center to any side, the D will be equal to A root 3 by 2. Why? Because cos of this angle 30 is adjacent upon hypotenuse. Adjacent is D, hypotenuse is this side, which you don't know. This is unknown side. This is, you can say, A by 2. So you can find the value of D. ये कैसे लिए?
ओके वैसे भी कर सकते हो, बट ओके लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड टेल यू अगेन, डोंट लुक हियर, हम लोग अपने तरीके से समझेंगे इसको। इसको वो लोग ने डी लिया है, ये पूरी लेंथ ए है, ये 90 डिग्री है, इसको मैं a/2 लेता हूँ, ये 30 डिग्री है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट? tan, सो tan 30 cos क्यों लिया है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, a/2 अपॉन d। tan 30 कितना होता है? √3, सॉरी 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू a/2d। d को वो साइड लो, √3 को ये साइड लो, सो d इज इक्वल टू √3a/2 या a√3/2। सेम आया? तो हम हमारे तरीके से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सो वी कैन यूज इक्वेशन 5 टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इक्वेशन 5 मतलब वही वो फंडामेंटल इक्वेशन जो अल्फा बीटा वाला था, हाँ ये वाला इक्वेशन 5 एक बार देख लो, बार बार याद करना पड़ेगा उसको तुम्हें। दिस वन, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला इक्वेशन, ठीक है। अब उसी इक्वेशन में दे हैव पुट द वैल्यूज, why they have multiplied with 6? Because there are 6 straight current carrying conductor due to which we have to find the magnetic field at point O। सारी values डाल के, and as you can see the edge of the conductors are making an angle of 30 degree with the perpendicular bisector joining the point and the you can say perpendicular bisector, the end points making an angle of 30 degree with perpendicular bisector joining the point at which we have to find magnetic field, hence sin 30 यहाँ पे simplify करके this is the final answer, √3 mu naught I by pi a, where a is the length of each side of a regular hexagon. There is no other variable on which b depends। d की भी वैल्यू इसमें नहीं होती क्योंकि d को भी हमने a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया ऑलरेडी। सो एज वी सस्पेक्टेड वी आर ऑन सर्कुलर कॉइल नाउ, ठीक है। लेट I be the current flowing through a circular coil of radius r। We need to calculate magnetic field intensity at the center of the coil as well as at a point on its axis। Point on its axis, which axis? What axis? यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कहीं। एक्सिस जो तुम बोल रहे हो वो ऐसा है ना, ये एक्सिस ना? मैं भी 3D बोल रहा हूँ, मतलब इसको अगर ऐसे यहाँ पे सेंटर पे और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढने के लिए हमें इसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। फेमिलियर है ये डायग्राम? ये था सर्कुलर रिंग, चार्ज सर्कुलर रिंग की एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ढूंढने के लिए हमने यूज किया था ये डायग्राम। यहाँ पे हम लोग पहले तो सेंटर पे निकाल लेते हैं क्या है। दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। We need to calculate magnetic field intensity at the center of coil as well as at point on its axis। पहले तो center। To apply Biot-Savart law in this case, we need a current element। Let us select an infinitesimally small length segment dl of the circular coil। यहाँ पे वो लोग ने length segment लिया है। If you see, this is where the length segment is। Direction of current element IDL is along the tangent as per the sense of current flowing through the coil। किसी भी पॉइंट पे तुम अगर करंट एलिमेंट लेते हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा पता है? द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यहां पे करंट एलिमेंट लेते हो
टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो एक बात तो क्लियर है कि टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है उस एलिमेंट में, और उस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? इसका मतलब है ये जो सेंटर है दैट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस करंट एलिमेंट, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। परपेंडिकुलर तो है ही, बाइसेक्टर तो छोड़ दो बिकॉज करंट एलिमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल लेंथ। Direction of current element IDL is along the tangent as per the sense of current flowing through the coil. Next we need position vector of point O where magnetic field intensity is to be calculated, जिसको वो लोग ने R लिया है। And this position vector must be with respect to the selected current element. Refer to figure 5.10 for current element and position vector of center of coil. It can be seen that current element is directed along the tangent to the circular coil and position vector of that center is radial, and hence angle between these two vectors is 90 degree. Current element tangent है और position vector of the center is radial. Radial is along the radius. Radial is along the radius. ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेक्टेड करंट एलिमेंट कैन बी रिटर्न एज दिस, ये हमारा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये कौन सा उसका वेक्टर फॉर्म है, ये उसका तुम्हारा मैग्नीट्यूड फॉर्म है। मैग्नीट्यूड में हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट को थीटा के साइन थीटा के फॉर्म में लिखा, जहां पे थीटा को 90 बना दिया। वी ऑलरेडी न्यू दैट साइन थीटा 90 होता है, तो ये तुम्हारा डी भी आ गया। हियर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, उसको रिप्लेस किया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू दिस सिलेक्टेड करंट एलिमेंट इज इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. Also, the direction of magnetic field intensity due to all segments selected on the circle is same. Hence, we can directly integrate the above equation to get the net magnetic field intensity at the center of the coil. मतलब तुम coil पे कोई भी element ले लो, वो सबकी वजह से center पे जो magnetic field का direction होगा inward ही होगा, तो तुम directly ये जो expression आया उसको integrate कर सकते हो over the whole circumference. तो ओवर द होल कॉइल अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, सब कुछ बाहर निकलता है, सिर्फ डीएल अंदर बचता है जो टू पाई आर बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके वी गेट दिस फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r. इफ देर आर n number of turns in the current carrying coil, then we can multiply equation 1 by capital N and we get the total magnetic field if the coil has turns. कोई अगर आर्क होती है, सर्कल नहीं होता, सिर्फ आर्क, तो वो आर्क सेंटर पे, वो आर्क के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, आर्क में से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि आर्क के एंड पॉइंट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, सो फॉर्मूला वही रहेगा मोर और लेस, सिर्फ आगे थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इन रेडियंस, yeah, not in degrees. So in radians the value of theta has to be multiplied to get the magnetic field subtended, uh, exerted at the center of the arc. अब ये है एक्सिस वाला, ये थोड़ा सा लंबा है. आई सजेस्ट दैट वी डू इट इन our day after tomorrow's session, because there are some students I have called, they are already here and I was a little late in starting. So we'll finish this part and the last part, बस इतना ही है, this part and the last part in the next class, that is day after tomorrow 2:30. ठीक है.
So I've recorded this. I'll just stop the recording.